हेलो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर अपन ने HNO3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज फॉस्फोरस एंड उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फॉस्फीन, फॉस्फीन के बाद फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स एंड उसके बाद में अगर आज टाइम बचता है तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस में बात करें तो 3 फॉस्फोरस अपने पास होते हैं। एक तो वाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस और एक ब्लैक फॉस्फोरस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना कि ये अपना जो वाइट फॉस्फोरस है इसको गर्म करते हैं तो रेड फॉस्फोरस मिलता है। रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं तो ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। पर जो ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है वो अल्फा ब्लैक होता है। कौन सा ब्लैक होता है? अल्फा ब्लैक होता है। और व्हाइट फॉस्फोरस को डायरेक्टली गर्म करते हैं हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर, तो अपन को ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है और वो बीटा ब्लैक होता है, ठीक है। अब कैसे याद रखें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक अंग्रेज को ले लो, है ना। अंग्रेज के गाल पे थप्पड़ मारो पहले एक, तो है ना, नॉर्मल थप्पड़ मारोगे तो जो उसका गोरा सा गाल है वो कैसा हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। और जोर से थप्पड़ मारो तो लाल कलर जो है वो ब्लैकिश कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल गोरे गाल पे आपने सिंपल सा थप्पड़ मारा तो रेड हो गया, और रेड को और जोर से मार दिया तो ब्लैकिश हो जाएगा। वही वाली चीज़ है इसके अंदर। व्हाइट को गर्म कर दिया तो रेड बन जाएगा, और रेड को गर्म कर दिया तो ब्लैक बन जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने का कि व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म किया तो रेड बना, रेड को गर्म किया तो ब्लैक बना। रेड से जो ब्लैक बनता है वो अल्फा ब्लैक होता है, और व्हाइट से सीधे जो ब्लैक बनता है वो बीटा ब्लैक बनता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। व्हाइट पे जो रेड बनेगा उसका हाई टेम्परेचर होगा पर प्रेशर कम होगा। ये अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है ना। प्रेशर कम होगा, ठीक। तो ये अलग अलग कंडीशन है बनाने की। व्हाइट फॉस्फोरस से रेड, रेड से ब्लैक, और व्हाइट से सीधे बनाएंगे तो ब्लैक। स्ट्रक्चर पे चलते हैं सबसे पहले इनके। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है, व्हाइट फॉस्फोरस, ये अपने पास व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। उसके बाद में बात करें रेड फॉस्फोरस की। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो जब अपन इसको गर्म करेंगे तो सपोज करो इसके ये वाले बॉन्ड टूट गए, साइड वाले टूटे तो बहुत सारे फॉस्फोरस आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा? एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। एंगल स्ट्रेन वर्ड क्यों यूज किया मैंने? यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है ना। और वैसे अगर थ्योरेटिकली देखें, एक लोन पेयर 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। पर यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, जो कि बॉन्डिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो प्योर p ऑर्बिटल भी बॉन्ड बनाएंगे तो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। पर यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है। और 60 डिग्री का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत जबरदस्त है। अब अगर अपन 3D में बात करें तो 3D में बहुत सिंपल सा है। ये आपने इस तरीके से नजर आ रहा होगा, एक फॉस्फोरस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फॉस्फोरस हो गए। टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे फॉस्फोरस होता है, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और ये चौथा फेस। 4 फेस हो गए। चारों के कॉर्नर पे चारों के कॉर्नर पे क्या है? फॉस्फोरस है। जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पे एंगल कितने डिग्री लिखा मैंने? 60 डिग्री लिखा, ठीक है। समझना, ये व्हाइट फॉस्फोरस हो गया। व्हाइट के बाद में जब गर्म करेंगे तो एंगल स्ट्रेंथ कम होगा, रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस को और गर्म करेंगे तो अपने पास कौन सा बन जाएगा? ब्लैक फॉस्फोरस। तो एंगल स्ट्रेन और कम हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। कौन सा? 3D नेटवर्क सॉलिड बनता चला जाएगा। इसको तो ब्लैक फॉस्फोरस को बोलते हैं अपन 3D नेटवर्क, ठीक है। और रेड फॉस्फोरस को बोलते हैं अपन चेन पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? चेन पॉलीमर। जबकि ये कौन सा है? 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस तरीके से अपने पास ये 3 फॉस्फोरस है, 3 फॉर्म है, 3 एलोट्रॉप्स है फॉस्फोरस के। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट
बात करते हैं रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म किया कितने केल्विन के ऊपर, 573 केल्विन के ऊपर, इनर्ट एटमॉस्फेयर लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना, कई दिनों तक। तो अपन को कौन सा मिलेगा, रेड फॉस्फोरस मिलेगा। फिर उसके बाद में व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे जब गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस मिलती है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में ब्लैक फॉस्फोरस इज टू फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ये भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद में नजर आ रहा है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड। तो रेड फॉस्फोरस को जब गर्म करते हैं तो अपन को ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। पर जब व्हाइट को, नीचे वाली लाइन में देखिए, ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड, बीटा ब्लैक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन। लो टेम्परेचर आ गया ना बेटा, 473 केल्विन, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लो टेम्परेचर, कंपेरेटिव बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इज प्रिपेयर्ड अंडर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, इट डज नॉट बर्न। देखो क्या है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसके रिएक्शन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे अगर मैं ऑर्डर बनाता हूँ इन तीनों को कंपेयर करते हुए, समझना यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, वाइट की ज़्यादा होगी किससे, रेड से, और रेड की ज़्यादा होगी किससे, ब्लैक से, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, एंगल स्ट्रेन कम होता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे एंगल 60 डिग्री के, यहाँ उससे कम हो गए, यहाँ पे और कम हो गए 60 डिग्री के। नेक्स्ट उसके बाद बात करें स्टेबिलिटी, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वाइट की स्टेबिलिटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा रेड है, और उससे ज़्यादा क्या है, ब्लैक है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो ज़्यादा डेंस कौन होगा, समझना, व्हाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं वंडरवॉल फोर्सेज, और वंडरवॉल फोर्सेज के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एटम कम होंगे, किसके कंपेरिजन में, ब्लैक के कंपेरिजन में, क्योंकि ब्लैक में एक P4 यूनिट दूसरी P4 यूनिट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो पास में होगी, ठीक है ना। इस वजह से डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी व्हाइट की सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा किसकी, रेड की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ब्लैक की होगी। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो चेन पॉलीमर है, और दो चेन के बीच में बहुत जबरदस्त वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो रेड फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा किससे, व्हाइट फॉस्फोरस से। अब मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में सारे फॉस्फोरस एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, P4 यूनिट सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। इस वजह से इनके बीच का जो है अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऑर्डर क्या बनाएंगे अपन, यहाँ पे देखना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे कम तो हो जाएगा किसका, व्हाइट का, उससे ज्यादा हो जाएगा किसका, रेड का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, ब्लैक का, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिखें फटाफट से, स्ट्रक्चर बनाएं, और फिर अपन उसके बाद में बात करते हैं फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की। उससे पहले डिस्कस करेंगे अपन फॉस्फोरस में व्हाइट और रेड के बीच के डिफरेंसेस की। चलिए कंप्लीट करें फटाफट से। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन कर लिया अपन ने, डेंसिटी का डिस्कशन कर लिया, रिएक्टिविटी का डिस्कशन कर लिया। तो अब बात कर रहे थे अपन फॉस्फोरस वर्ड कहाँ से पढ़ा, इस चीज़ को समझिए। फॉस्फोरस जो वर्ड है वो आता है फॉस्फोरोसेंस से। फॉस्फर वो मटेरियल होते हैं जो अंधेरे में जलते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस को अगर आप अंधेरे में रख दोगे तो वह जलने लगेगा, डार्क, ग्लो इन डार्क। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, और एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो अभी अपन ने देखा था उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्या बोला मैंने, रिएक्टिविटी अगर उसकी ज़्यादा है तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन मतलब रिएक्शन करने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा। तो अगर आपने व्हाइट फॉस्फोरस को हवा में रख दिया तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P4O10 बना लेगा, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना लेगा, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और रिलीज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। इस वजह से जो फॉस्फोरस है वो अंधेरे में जलता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस, और तभी से नाम पड़ गया क्या, फॉस्फोरस,
ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो व्हाइट येलो अपीयरेंस वाला होता है। कई बार क्या होता है सरफेस पे ऑक्साइड, सरफेस वाला जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, जो भी पानी जो भी ऑक्सीजन वहाँ पे होती है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी येलो अपीयरेंस आ जाती है। तो कभी कभी व्हाइट फॉस्फोरस लिखा हो, येलो फॉस्फोरस लिखा हो, तो अपने को परेशान नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, व्हाइट हो या रेड हो, ठीक है। अब बात करें, मैंने बोला क्या कि व्हाइट से रेड पे गए तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया, एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो रिएक्टिविटी कम हो गई, तो वो रिएक्शन एयर के साथ में नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो अंधेरे में नहीं जलेगा। तो यहाँ से अपन डिफरेंसेस पढ़ते हैं किसके, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के। ग्लो इन डार्क, डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है किसकी, व्हाइट फॉस्फोरस की रेड से, तो ये अंधेरे में जल जाएगा, ये अंधेरे में नहीं जलेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है। कैसे समझे इस चीज़ को, व्हाइट फॉस्फोरस की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो बॉडी में चला गया तो बॉडी की ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बॉडी की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कैसा हो गया, पॉइजनस हो गया। जबकि रेड फॉस्फोरस जो है वो बॉडी की ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए वो पॉइजनस नहीं है। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई कोवेलेंट कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। सेम रेड फॉस्फोरस में भी इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि कोवेलेंट नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना। फिर देखें यहाँ पे इस चीज को समझना, बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, सॉल्युबल इन CH2 एंड इनसॉल्युबल इन CH2। CH2 तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो व्हाइट फॉस्फोरस का सॉल्युबल होना तो वाजिब बात है, पर रेड फॉस्फोरस का सॉल्युबल होना वाजिब बात नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा समझना इस चीज को, क्यों ये सॉल्युबल नहीं है, इसको समझ में नहीं आई ना बात, क्यों नहीं है इस चीज को समझो। व्हाइट फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस है, तो वो CH2 के साथ में इजीली इंटरेक्शन कर लेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को अलग करना है। पर मैं बात कर रहा हूं रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस की एक चेन और ऐसी ही दूसरी चेन, तो बहुत जबरदस्त वंडरवॉल अट्रैक्शन है, और इस वंडरवॉल अट्रैक्शन को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से CH2 के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, जबरदस्त है। अब उसको आप CH2 में डाल दोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेयर के बीच भाई बहुत जबरदस्त, बहुत सारे वंडरवॉल अट्रैक्शन है, जबकि यहाँ पे तो बहुत ही कम वंडरवॉल अट्रैक्शन है। इस वजह से मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन कम होंगे यहाँ पे, जबकि रेड फॉस्फोरस में नंबर ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस वजह से रेड फॉस्फोरस CH2 के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो अभी अपन ने देखा कि व्हाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जबकि रेड फॉस्फोरस जो है वो चेन पॉलीमर है। ये इनके बीच के डिफरेंसेस और सिमिलरिटी हो गई किसकी, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस की। नेक्स्ट अपने पास में आता है फॉस्फीन, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, इसको समझना। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या है, PH3, ठीक है ना। PH3 नाम सुना होगा, NH3 की तरह साउंड आता है, PH3 है ना। PH3 जैसे NH3 की प्रॉपर्टी थोड़ी वैसी थोड़ी किसकी प्रॉपर्टी है, PH3 की है। पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ डिस्कस करने को मिलेगी। PH3 पहले स्ट्रक्चर पार्ट पे चलते हैं। तो PH3 में अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ड्रेगो रूल बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है, ठीक है। लोन पेयर जो है वो प्योर S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लोन पेयर जो है वो प्योर S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी डोनर एबिलिटी कम है, इसका लुईस बेसिक नेचर कम है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जो अपन डिस्कस करेंगे। पहले प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन देखें, सबसे पहले फॉस्फोनियम सॉल्ट के साथ में प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट फॉस्फोनियम सॉल्ट PH4I, याद करो एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस, अमोनिया गैस। वैसे ही एनी फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस बेस, तो बेस आएगा PH4 से H प्लस ले लेगा, बना देगा क्या, PH3 उड़ेगी, और साथ में KI, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। वही वाली रिएक्शन याद करो, PH4 इक्विलिब्रियम पे है PH3 प्लस H प्लस के साथ में, और इस रिएक्शन पे आपने OH माइनस डाल दिया, तो OH माइनस H प्लस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी
सेकंड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, वाइट फॉस्फोरस विथ NaOH P4 की रिएक्शन NaOH के साथ कराने जा रहे हैं, जिसमें अपन को इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना है। कौन सा एटमॉस्फेयर लेना है? इनर्ट एटमॉस्फेयर, या अपन रखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, समझाया था, क्योंकि अगर एयर रखेंगे तो फॉस्फोरस जो है, वाइट वाला फॉस्फोरस जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके P4O10 बना लेगा। P4O10 एसिडिक होता है और NaOH बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, नॉन मेटल बेस वाली रिएक्शन नहीं होगी। हम यहाँ पे नॉन मेटल बेस वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद करो नॉन मेटल प्लस बेस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर अपन बताते हैं कि एक तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट PH3 बनेगा और एक हाइपो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है NaH2PO2। अपन ने पढ़ा था किसके अंदर? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, थर्ड अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो H3PO2 ले लो या H3PO3 ले लो। ट्रिक याद करो, 3 पुलिस 1 चोर, 3 पुलिस तो फॉस्फोरस का अस एसिड हो गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड हो गया। हीट करेंगे तो 3 पुलिस मतलब फॉस्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में पेरेंटिक एसिड H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड CA3P2 लेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। फॉस्फोरस पे चार्ज -3 आ रहा है, कैल्शियम पे चार्ज +2 आ रहा है, -3H+ आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे क्या? PH3, और साथ में बन जाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई होगी रिएक्शन सबको। नेक्स्ट उसके बाद में फिफ्थ रिएक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन। किसके साथ में? वाटर के साथ में। अगेन वही फॉस्फोरस पे चार्ज -3, कैल्शियम पे चार्ज +2। अच्छा, वाटर के साथ डिस्कस कर चुके हैं, HCl के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्या बन जाएगा? PH3। डिफरेंस को समझना, यहाँ पे हम CA3N2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो CaCl2 बनेगा, पर साथ में NH4Cl बनेगा। NH3 गैस नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि NH3 ज़्यादा अच्छा बेस है, किससे? PH3 से। तो पड़े हुए HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बना लेता है। NH3 कभी भी एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं निकल सकती, क्योंकि NH3 बेस है, अच्छा बेस है, और वो रिएक्शन कर लेता है किससे? एसिड से। पर PH3 बड़ा ही बेकार बेस है, इस वजह से वो HCl के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए आप प्रोडक्ट की फॉर्म में यहां पे PH3 को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन हो गई किसकी बेटा? PH3 की। इसको कंप्लीट करिए, फिर अपन इसको प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जल्दी से कंप्लीट करिए। तो प्रिपरेशन नोट कर ली होगी आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद में नंबर आता है किसका बेटा? प्रॉपर्टीज का। एक बार मैं फटाफट से प्रिपरेशन बोल देता हूँ। एनी फोस्फोनियम सॉल्ट प्लस बेस, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, OH- न्यूट्रलाइज कर देगा। वाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH, नॉन मेटल प्लस NaOH, एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट, और फॉस्फोरस PH3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट होती है। फिर हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड, जितने भी ऐसे एसिड है फॉस्फोरस के, उनको हीट करने पे PH3 गैस निकलती है, जो कि एक ट्रिक पड़ी थी अपन ने, 3 पुलिस 1 चोर। नेक्स्ट उसके बाद में हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड, P पे चार्ज है -3, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H+ जुड़ेगा, PH3 गैस निकल जाएगी। एसिड H+ देता है, फॉस्फाइड पे H+ होता है, फॉस्फाइड में P-3 होता है, P-3 H+ आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? PH3। चलिए नेक्स्ट देखें, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। कलरलेस गैस है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रॉटन फिश स्मेल। रॉटन फिश स्मेल होती है, फिश के सड़ने की स्मेल आती है। इसको कैसे याद रखें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे ध्यान रखिए। एल्गी के अंदर होता है फॉस्फोरस। एल्गी के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस। एल्गी समझते हो ना, पानी के अंदर जो जम जाती है एल्गी, वो पानी की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है,
और फॉस्फेट बना देती है। तो एल्गी जो है वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर से सुनना, एल्गी के अंदर होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पानी की जो ऑक्सीजन है उसको रिएक्ट करके क्या बना लेती है? फॉस्फेट। और वही फॉस्फेट वाला वाटर फिश की बॉडी में चला जाता है। तो फिश की बॉडी में चला गया क्या? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जब फिश जब सड़ेगी, है ना, तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कौन सी गैस निकाल देगी? PH3 निकाल देगी। तो फिश PH3 जो निकलेगी वो किसके सड़ने की वजह से निकल रही है? PH3 जो निकल रही है वो किसके सड़ने की वजह से निकल रही है? फिश के सड़ने की वजह से निकल रही है। इस वजह से अपन PH3 को बोलते हैं रोटन फिश स्मेल। अब याद हो गया होगा। बेसिकली मैं रोटन फिश स्मेल तो सीधे भी आप 2-3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा, पर इससे मैं क्या है 2-3 चीज़ें आपको रिलेट कराना चाह रहा था कि एल्गी जो है वो वाटर पोल्यूशन का रीज़न है, और वाटर की अमाउंट को जब एल्गी कम करता है इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है ना। और इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और ये फॉस्फोरस बॉडी के अंदर जाता है, किसकी बॉडी में? फिश की बॉडी में। तो जब फिश सड़ेगी तो कौन सी गैस निकल जाएगी? PH3 गैस निकल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें अपन ने इससे रिलेटेड पढ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, PH3 जो है वो हाईली पॉइजनस होती है। हाईली पॉइजनस क्यों है? इस चीज को समझना कि PH3 का pH बॉन्ड वीक होता है, टूट के देता है हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है वो बॉडी की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन जो है वो बॉडी की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देता है, और इस वजह से बॉडी के लिए, अपन ह्यूमंस के लिए वो क्या होता है? पॉइजनस होता है। तो PH3 का नेचर कैसा हो गया? पॉइजनस। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वीकली बेसिक होती है। PH3 मैंने क्या बताया था? PH3 में फॉस्फोरस का जो साइज है वो बड़ा है, साइज बड़ा है। तो लुईस बेसिक नेचर इसका क्या है? कम है। तो वाटर में बहुत ही कम होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो PH4+ और OH-, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोडक्ट बन पाता है, ठीक है ना। अब PH3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, PH3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके रेड फॉस्फोरस और साथ में हाइड्रोजन देता है। इसको कैसे याद रखें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने PH3 लिया, पीएच बॉन्ड वीक होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, जल्दी से टूटेगा तो फॉस्फोरस मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अब जब फॉस्फोरस एटम मिले हैं तो जब वो आपस में जुड़ेंगे तो किस में जुड़ना पसंद करेंगे? ज्यादा एंगल स्ट्रेन वाले में या कम एंगल स्ट्रेन वाले में? ऑब्वियस सी बात है, कम एंगल स्ट्रेन वाले में। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फॉस्फोरस, जब PH3 से फॉस्फोरस मिलेगा तो वो व्हाइट फॉस्फोरस में ना कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा? रेड फॉस्फोरस के अंदर चला जाएगा। इसलिए रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है ना। नॉन इन्फ्लेमेबल है, PH3 खुद कभी भी नहीं जलती है, PH3 खुद कभी भी नहीं जलती है, ठीक है ना। पर PH3 में इंप्योरिटी होती है किसकी? P4 की और P2H4 की। इसकी वजह से PH3 जो है वो जलने का काम करती है। अब इसको समझना भाई, बहुत सिंपल सी यहाँ पे यूज लेते हैं अपन। हॉल्म सिग्नल की बात कर रहे हैं। आपने टाइटैनिक देखी होगी मूवी, है ना। तो टाइटैनिक मूवी में क्या होता है, जब लास्ट में जहाज डूब रहा होता है ना तो फटाके फोड़ रहे होते हैं। तो खुशी में नहीं फूटते हैं फटाके के, आहा जहाज डूब रहा है तो अपन फटाके फोड़ लो, ठीक है ना, मरने से पहले एक बार जश्न बना लो। वो नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, सिग्नल देने के लिए, है ना, रात को सिग्नल देने के लिए, है ना, पोजीशन बताने के लिए कि जहाज कहाँ पे है, वहाँ पे फटाके फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। क्यों, कैसे की जाती है, इस चीज़ को समझना। आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड, क्या बोला मैंने, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड और CaC2 कैल्शियम कार्बाइड अपन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। मिक्स करते हैं, कैप लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं। टेस्ट ट्यूब में अब एक छेद करते हैं ऊपर की तरफ, कॉर्क लगा हुआ है, छेद कर दिया, उसको पानी में फेंकते हैं। पानी में फेंकते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होता है तो PH3 मिलता है और C2H2 एसिटिलीन गैस मिलती है। ये तो वैसे ही फ्यूल है, एसिटिलीन गैस, आपको पता होगा, ठीक है ना। और PH3 की बात करें तो PH बॉन्ड टूटते हैं तो फॉस्फोरस मिलता है, P2H4 मिलता है। और फॉस्फोरस P2H4 P4 की फॉर्म में मिलता है। और मैंने बताया था P4 जो है वो अंधेरे में जलता है और ये जला रहा है,
कौन, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस भी तो जलती है, ठीक है ना। तो सुनना ढंग से, क्या किया अपन ने, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड डाला, उसके ऊपर कॉर्क लगाया, फिर छेद किया, छेद करके पानी में डाला, पानी में जैसे ही जाएगा हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो बहुत सारी गैस एक साथ बनेगी, तो उस गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगी, और प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो जलने लगेगी, ऊपर जाएगी तो जलने लगेगी, तो फटाके फूटने लगेंगे, तो आतिशबाजी होने लगेगी, जिससे सिग्नल जाएगा कि भाई ये जहाज की पोजीशन है और यहाँ पे जहाज प्रॉब्लम के अंदर है, जो शिप है वो प्रॉब्लम के अंदर है, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम आएगी और आपको बचा के ले जाएगी, ठीक है। तो ये हॉर्न सिग्नल होते हैं जो कि PH3 और एसिटिलीन C2H2 की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, पर फिर से इस चीज को समझना कि PH3 खुद नहीं जलता है, PH3 में इंप्योरिटी होती है किसकी, P4 और P2H4 की, ये जलती है। PH3 कभी भी खुद नहीं जलता है, PH3 नॉन इनफ्लेमेबल होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं विथ ट्रांजिशन मेटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझे, ठीक है ना। देखना भाई, ट्रांजिशन मेटल के साथ में पहले CuSO4 की रिएक्शन में NH3 के साथ कराता हूँ। अपन ने लास्ट जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में CuSO4 की NH3 के साथ रिएक्शन कराई थी 4NH3, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ था CuNH3 4SO4। पर जब अपन CuSO4 की रिएक्शन PH3 के साथ कराते हैं तो बन जाता है Cu3P2 और साथ में H2SO4, और ये ब्लैक कलर का PPT है, याद करो, ऑल डी ब्लॉक फॉस्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर। ये डिफरेंस है दोनों के साथ में, क्या डिफरेंस है इस चीज़ को समझना। नाइट्रोजन NH3, फॉस्फोरस PH3, नाइट्रोजन का लोन पेयर, फॉस्फोरस का लोन पेयर, ठीक है ना। साइज जो है वो फॉस्फोरस का बड़ा है किससे, नाइट्रोजन से, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी, PH3 की, किससे, NH3 से। तो जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में आएगा M+X, तो pH बॉन्ड टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को मेटल अपनी तरफ खींचेगा, मेटल अपनी तरफ खींचेगा तो फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो फॉस्फोरस वो इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, और pH बॉन्ड वैसे ही वीक था तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, P-3 बन जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि जब आप मेटल ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हो तो ब्लैक कलर का PPT आता है, जबकि ट्रांजिशन मेटल जो है NH3 के साथ में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये NH3 और PH3 को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। सपोज करो बेसिक तो दोनों ही है, रेड लिटमस को ब्लू दोनों ही करेंगी, पर डिस्टिंग्विश करने के लिए या तो फिर नेस्लर रिएजेंट टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, या फिर अपन और सबसे बढ़िया तरीका है CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल दो। सॉल्यूशन अगर डीप ब्लू कलर का हो गया तो अमोनिया गैस है, और अगर ब्लैक PPT आ गया तो फॉस्फीन गैस है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर से सुनना, बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है वहाँ पे, फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको ईजिली खींच लेगा कौन, मेटल आयन, क्योंकि मेटल डी ब्लॉक की है जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, तो उसको खींचेगा तो पीएच बॉन्ड वीक हो जाएगा, पहले से ही वीक था और वीक हो जाएगा, टूटेगा तो क्या मिल जाएगा, P-3 मिल जाएगा। इस तरीके से डी ब्लॉक मेटल का क्या बन जाएगा, फॉस्फाइड बन जाएगा। और डी ब्लॉक के फॉस्फाइड सारे कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो एक बार फटाफट से वापस से अपन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। रॉटन फिश स्मेल मैंने बता दिया, फिश की बॉडी के अंदर फॉस्फोरस चला जाता है एल्गी की वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि पीएच बॉन्ड वीक है, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है ना। अभी यहाँ से एक चीज समझ लेना, जहाँ जहाँ पीएच बॉन्ड होंगे वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बार बार इस चीज को दिमाग में क्यों करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पीएच बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगी तो जहाँ जहाँ पीएच वहाँ रिड्यूसिंग, जहाँ पीएच बॉन्ड वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हाईली पॉइजनस की बात करें तो पीएच बॉन्ड टूटेगा, बॉडी की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कर देगा, इसलिए हाईली पॉइजनस। नेक्स्ट उसके बाद में वीकली बेसिक, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में, तो वो वापस से वहाँ पे रिएक्शन
नहीं कर पाएगा, मतलब इजीली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उसका बेसिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वही रीजन उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट नॉन इनफ्लेमेबल, pH3 प्योर नहीं जलता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है P4 और P2H4 की, इस वजह से जलता है। और ट्रांजिशन मेटल के साथ में उसका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से pH बॉन्ड वीक हो जाता है, टूट जाता है और ब्लैक कलर का मेटल फोस्फाइड दे देता है, किसके साथ में, ट्रांजिशन मेटल के साथ में। तो इसी के साथ अपनी pH3 कंप्लीट होता है। pH3 की प्रिपरेशन अपन ने अभी प्रिपरेशन डिस्कस करी थी, फिर अपन ने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस जो है वो अपने पास दो होते हैं बेटा, एक तो कौन सा है P4O6 और एक और कौन सा है P4O10, ठीक है ना। P4O6 P4O10, जब आपने P4 लिया, कौन सा लिया बेटा, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन है ना, एयर में रख दिया, ठीक है ना। जब फुल एयर पास करी तो फास्फोरस लिमिटेड है तो बेटा क्या बनाएगा, P4O6 बनाएगा, एक्सेस है तो क्या बनाएगा, P4O10 बनाएगा। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +5 है, पानी में डाल दो तो यहाँ क्या बन जाता है, H3PO3 बन जाता है, ठीक है ना। P4O10 है, P4O10 में पानी डालेंगे तो याद करो हाइड्रोलिसिस, पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, फिर और पानी डालेंगे तो बनेगा H4P2O7 डाइफॉस्फोरिक एसिड, और पानी डालेंगे तो फाइनली बन जाएगा क्या, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। P4O10 की वाटर एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। कौन सा एजेंट बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फास्फोरस P4O10 वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है दूसरों से, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब सुनना ढंग से, क्या NH3 के डिहाइड्रेशन के लिए P4O10 को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि P4O10 जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है और NH3 बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आपको भेजा था NH3 में से वाटर हटाने के लिए और आप NH3 से रिएक्शन करके आ गए, तो आप कोई काम के नहीं रहे। बात समझ में आ रही है। P4O10 एसिडिक के बेसिक कंपाउंड के डिहाइड्रेशन के लिए अपन इसको यूज नहीं करेंगे, एसिडिक कंपाउंड के डिहाइड्रेशन के लिए यूज करेंगे, HCl के लिए, HBr के लिए, इनके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद एसिड और HCl HBr खुद एसिड, तो वहां पे आप P4O10 इजीली यूज कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बेसिक कंपाउंड के डिहाइड्रेशन के लिए अपन P4O10 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि P4O10 एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये P4O10 हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, P4O6 और P4O10। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में अपन चलते हैं क्लोराइड्स की तरफ। किसकी तरफ, क्लोराइड्स की तरफ। चलो नोट कर लो इसको फटाफट से, है ना, नोट कर लिया, ठीक है। पॉज कर लिया करो नोट करने के लिए, उसमें क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखो, क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड रिएक्शन विथ सल्फर ऑक्सीक्लोराइड, दो तरह के यहाँ पे अपन प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। P4 लिया, लिमिटेड Cl2 और एक्सेस Cl2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था अपन ने। लिमिटेड लोगे तो PCl3 बनेगा, एक्सेस लोगे तो PCl5 बनेगा। PCl5 को हीट करोगे तो PCl3 + Cl2 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्लोरीन गैस देता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कौन सा, PCl5, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है अपने पास में, P4 लिया अपन ने, P4 की रिएक्शन SOCl2 और SO2Cl2 के साथ करा रहे हैं। रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझना, ये +4 में है, ये +6 में है, तो कौन किसके अंदर लेके जाएगा, दोनों क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो ज़्यादा अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट कौन होगा, SO2Cl2 होगा। वो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा क्लोरीन देगा, क्योंकि हायर में तो लोअर में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि सल्फर पहले से किस में, +4 में, और सल्फर की +4 ज़्यादा स्टेबल होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है,
इनर पेड इफेक्ट लगता है तो अपन क्या करते हैं, बोलते हैं ना बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, तो सल्फर की +6 और +4, तो +4 तो खुद किस में जाना चाहता है बेटा, +6 में जाना चाहता है, तुम उसको नीचे लेके आने की कोशिश करोगे तो कम क्लोरीन देगा, ये इजीली आ जाएगा क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आएगा ना कम से कम, तो ये इजीली नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा क्लोरीन देगा, और ज़्यादा क्लोरीन देगा इसका मतलब ये PCl5 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, PCl3 बनाएगा। समझ में आई बात। तो SO2Cl2 में से क्लोरीन गया तो क्या बचा, SO2 बच गया, ये प्रोडक्ट लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को समझना, SOCl2 हीट करने पे देता है SO2 देता है ना, साथ में H2Cl2 देता है और साथ में Cl2 देता है, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं क्या कि ये ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत आती है रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। क्लोरीनेटिंग एजेंट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, SOCl2 का। SOCl2 हीट करने पे SO2 H2Cl2 और Cl2 देता है, तो फॉस्फोरस ने Cl2 तो ले लिया, क्या बन गया PCl3, साथ में क्या बना SO2 और साथ में क्या बना H2Cl2 बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रिपरेशन किसकी, फॉस्फोरस के क्लोराइड्स की। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन में PCl3, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन में क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा, ठीक है ना। और SOCl2 SO2Cl2 +4 +6 ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा में लेके जाएगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम में लेके जाएगा। SO2Cl2 से Cl2 गई तो SO2 बन गया। SOCl2 से डायरेक्टली Cl2 नहीं जाएगी, उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है SO2 H2Cl2 और Cl2, तो Cl2 तो चले गई फॉस्फोरस के साथ में, बन गया क्या PCl3 और बच क्या गया SO2 और H2Cl2। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट देखें इनकी प्रॉपर्टीज़। एप्रियंस की बात करें तो PCl3 और PCl5 में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, PCl3 का ज़्यादा है, ठीक है ना, PCl5 का ज़्यादा है। तो PCl5 जो है वाइट येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड है। ये PCl5 गैसियस स्टेट में तो ऐसा मिलता है, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये गैसियस स्टेट के अंदर। सॉलिड के अंदर ये PCl4+ और PCl6- की फॉर्म में मिलता है। बात करें अपन किसकी, PCl3 की, तो मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए ये वाइट कलर का लिक्विड है, मॉलिक्यूल है और लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और कौन से कलर का, वाइट कलर लिक्विड, क्या PCl3। नेक्स्ट उसके बाद में हाइड्रोलिसिस की बात करें तो PCl3 PCl5, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को H3PO3, साथ में क्या मिलेगा HCl। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 वाला ही अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा। PCl5 की बात करें, पानी डालेंगे तो पहले मिलेगा POCl3, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन में पड़ा था, और पानी डालेंगे वही +5 और पानी डालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को H3PO4, साथ में क्या मिल जाएगा बेटा HCl, ठीक। अब रिएक्शन समझना, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन फॉर्म में ये रिएक्शन लिखी हुई है। PCl5 में जब आप D2O डालोगे तो रिएक्शन POCl3 पर जाकर रुक जाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि D2O H2O के कंपैरिजन में भारी होता है और उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, इसलिए रिएक्शन सिर्फ यहीं तक पहुंच पाती है, पर PCl5 में रिएक्शन H3PO4 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपने किसकी बात, हाइड्रोलिसिस की बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर, यहाँ पे क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भरपूर यूज करते हैं किसको, PCl3 एंड PCl5 को एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे C2H5OH लिया, PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, अपन पढ़ते ना ऑर्गेनिक के अंदर CH3COOH, OH हटाते जाओ Cl लगाते जाओ, OH हटाते जाओ Cl लगाते जाओ, ठीक है ना। ये रिएक्शन अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिनके अंदर OH होता है, OH हटाओ Cl लगाओ, और Cl लगाने के लिए अपने पास Cl का सोर्स क्या है बेटा, CH3COOH।
Cl का सोर्स क्या है अपने पास, PCl5 एंड PCl3। बहुत सिंपल से प्रोडक्ट है, समझना। OH हटाते जाओ, क्लोरीन लगाते जाओ, तो बन जाएगा C2H5Cl, CH3COCl, C2H5Cl और CH3COCl। OH हट गया, Cl लग गया। अब PCl3 पे क्या, क्लोरीन हटा, OH लगा, तो बन गया क्या, H3PO4, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस, H3PO3, यह बन गया H3PO3। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पहले POCl3 बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि लिमिटेड वाटर है। अभी तो अपन ने पढ़ा पहली स्टेप के अंदर तो POCl3 बनता है, लिमिटेड वाटर है तो POCl3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गए अपने यहाँ पे, क्या हो गए, क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गए, दूसरे को क्लोरीन देने का काम करने लग गए, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें हीटिंग ऑफ PCl5। अभी अपन ने पढ़ा PCl5 को हीट करते हैं तो बनता है क्या, PCl3 प्लस Cl2। ऐसा क्यों बना, ये देखो यहाँ पे ये एक्सियल बॉन्ड वीक होता है, तो गर्म करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड टूट जाएगा तो इजीली अपन को PCl3 प्लस Cl2 मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मेटल के साथ में रिएक्शन कराएं, जैसे Ag के साथ में, टिन के साथ में PCl5 की रिएक्शन कराई अपन ने, तो प्रोडक्ट समझना, ये क्लोरीन देगा तो AgCl बन जाएगा, ये क्लोरीन देगा SnCl4 बन जाएगा, और खुद लोअर PCl3 खुद लोअर PCl3 में चला जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। PCl5 हीट करने पे PCl3 प्लस Cl2 देता है, और Cl2 मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और एक साथ में प्रोडक्ट PCl3 बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर आता है अपने ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। इसी के साथ अपना जो है फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स खत्म हो गए, PCl3 खत्म हो गया है, PCl5, P4O6, P4O10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो NCERT से पढ़िए आप लोग, नोट्स जो मिले हैं आपको उनमें से पढ़िए, क्वेश्चंस करिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह गया है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक एक लाइन NCERT कंप्लीट करिए। बाय।